हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डे 10 पर। मिशन JOIT 939 कंप्लीट सीरीज चल रही है आपकी। तो यहां तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए उनके पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन पर बात करी। अगर इन्हीं क्वेश्चंस के डिटेल में आपको पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी देखिए, मेन जो हमारा मोटिव है वो क्या है, आपका सिलेक्शन। जैसे भी पढ़िए, बस सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। यही एक मेन मोटिव है, ताकि आप लोग ये बोल पाए कि थैंक यू सचिन सर, जो आपने पढ़ाया वो सब कुछ एग्जाम में हम कर पाए। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी और आपकी मेहनत, दोनों की मेहनत सही डायरेक्शन में जाएगी। हम सिर्फ मेहनत करें, आप ना करें, है ना, तो भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा। और सिर्फ आप मेहनत करें और आपके साथ हमारा इनपुट ना जुड़े, तब भी रिजल्ट आपका पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल हम दोनों जब एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव वे में मेहनत करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि सिलेक्शन तो आपका होगा ही होगा। बाकी इस बैच की बात करें तो कंप्लीट बैच है, जहां बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट MCQ, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा अलोंग विद दी PDF। और इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, दैट इज 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कैसे बाय करें इस कोर्स को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बाय लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, रजिस्टर करिएगा। जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप रजिस्टर करेंगे, उसी ईमेल आईडी पर आपको सारी वीडियोस PDF ट्रांसफर कर दी जाएंगी हमारी तरफ से। तो ये तो है प्रोसेस। कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप अपने डाउट या अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव अ लुक। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। What does the letter R means in CDR? CDR में R की फुल फॉर्म क्या है? रीराइटेबल, रिड्यूस्ड, रिकॉर्डेबल या रीड ओनली? तो हम लोग जानते हैं CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, और CDR का मतलब क्या होता है, CD रिकॉर्डेबल। यानी यहां पर C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अब CDR का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसी CD जो आप बिल्कुल ब्लैंक खरीद के लाते हैं मार्केट से, जिसमें कुछ भी नहीं है, और आप एक बार उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, ओनली वन टाइम। दैट इज कॉल्ड CD रिकॉर्डेबल। देखिए मैंने लिखा भी है। अब ब्लैंक कॉम्पैक्ट डिस्क बिल्कुल खाली होनी चाहिए, ब्लैंक होनी चाहिए, विच कैन बी रिकॉर्डेड ऑन वंस ओनली, जिसमें सिर्फ एक बार ही रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड CDR। रीराइटेबल मतलब एक ऐसी CD जिसमें बार बार आप लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, वो CD RW होती है। फिर रीड ओनली होती है, जिसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कुछ भी लिख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड CD ROM, CD रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपके CD के अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। Which layer in TCP/IP network uses segment as transfer unit? कह रहा है TCP/IP नेटवर्क में ऐसी कौन सी लेयर है जो सेगमेंट को ट्रांसफर करने का काम करती है। देखिए, सेगमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कोई एक लेयर ऐसी होती है जो डेटा को सेगमेंट के फॉर्म में भेजती है। अगर इसको OSI मॉडल के फॉर्म में देखें तो आप बता पाएंगे ये लेयर कौन सी है जो सेगमेंट पर काम करती है। वेरी गुड, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी सेगमेंटेशन पर काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेयर की होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो वहां पर दो तरीके की प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, एक TCP का और दूसरा UDP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो क्या यहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर गिवन है? नहीं गिवन है। अब आपको यह देखना होगा यहां पर, क्या यहां पर TCP या UDP में से कुछ गिवन है? बिल्कुल TCP गिवन है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, दैट इज TCP। ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब TCP और UDP। तो इसका मतलब पूछा तो लेयर था, लेकिन आंसर में वो लेयर प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए हम प्रोटोकॉल के साथ में गए,
that is transmission control protocol. Next, what is a communication mode in which the both sender and receiver may transmit simultaneously? आसान सा क्वेश्चन है। निम्न में से किस संचार माध्यम में दोनों सेंडर और रिसीवर एक साथ संप्रेषण कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं? तो ये फुल डुप्लेक्स मोड होगा जो रियल टाइम पर कम्युनिकेशन करता है। तो ये क्या होगा आपका फुल डुप्लेक्स मोड। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा मोबाइल फोन, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, ये सब आपके फुल डुप्लेक्स मोड के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर अ प्रिंटर? बताइए, इसमें से प्रिंटर से रिलेटेड ऐसा कौन सा टर्म है जो प्रिंटर से रिलेट नहीं करता? डुप्लेक्सिंग, डीपीआई, पीपीएम या कॉन्ट्रास्ट रेशियो? सबसे पहले देखते हैं डुप्लेक्सिंग क्या है। डुप्लेक्सिंग का मतलब होता है दोनों तरफ, यानी एक ऐसा प्रिंटर जो पेपर के दोनों तरफ प्रिंट निकाल सकता है ना, वो होता है डुप्लेक्सिंग। ये ऑटोमेटिक भी पॉसिबल है और ये मैनुअल भी पॉसिबल है ना। कई बार हम मैनुअली ये काम करते हैं, तो यानी डुप्लेक्सिंग आपका मैनुअली भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है। तो यानी ये तो आपका प्रिंटर का पार्ट है। डीपीआई, डॉट पर इंचेस, ये क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, जेओआईटी में। रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन डीपीआई, बिल्कुल सही आपने बताया। प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है उसे डीपीआई में मेजर करते हैं। और पीपीएम क्या है? जितने भी आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर है ना, या फिर आपका थर्मल प्रिंटर, ये प्रिंटर्स की जो स्पीड है वो किस में नापी जाती है? पीपीएम में, पेजेस पर मिनट में। एज वेल एज जो आपका प्लॉटर होता है उसकी स्पीड भी पीपीएम में ही नापी जाती है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या होता है? ये प्रिंटर के रिस्पेक्ट में इसका यूज नहीं होता। कॉन्ट्रास्ट रेशियो किसका होता है? मॉनिटर का होता है। डिस्प्ले का होता है कंट्रास्ट रेशियो, जो कि कलर के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं, है ना। जैसे व्हाइट और ब्लैक कलर में कितना डिफरेंस है डेप्थ में, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कंट्रास्ट, राइट। तो देख लेते हैं एक बार। तो हमने यहां पर आपको समझाने के लिए लिख भी दिया है कि प्रिंटर रेजोल्यूशन डीपीआई में, स्पीड ऑफ द लेजर प्रिंटर या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पीपीएम में, और बोथ साइड प्रिंटिंग ऑन पेपर डुप्लेक्सिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। अब कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी हमने आपको समझाया है ये क्या होता है। तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो ऑफ अ मॉनिटर, मॉनिटर का होता है कॉन्ट्रास्ट रेशियो, इज द मेजर्ड डिफरेंस बिटवीन द डार्केस्ट ब्लैक एंड द ब्राइटेस्ट व्हाइट। तो ब्लैक और व्हाइट में जो डिफरेंस है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट रेशियो। कितना बेहतर कोई डिस्प्ले हमें दिख रही है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रास्ट रेशियो। नेक्स्ट, एन एस्केप सीक्वेंस बिगिन विद अ डैश कैरेक्टर इन सी लैंग्वेज। देखिए सी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, डैम श्योर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्केप सीक्वेंस किससे बिगिन होता है सी प्रोग्रामिंग में? डॉलर से, फॉरवर्ड स्लैश से, बैक स्लैश से, या परसेंटेज से? तो हम लोग जानते हैं एस्केप सीक्वेंस को बैक स्लैश की मदद से हम लोग शो करते हैं। जैसे बैक स्लैश एन एक नई लाइन के लिए, बैक स्लैश ओ या जीरो कह सकते हैं, है ना, फॉर विच पर्पस? फॉर नल कैरेक्टर। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, दैट इज बैक स्लैश। हमने लिख भी दिया है कि बैक स्लैश एन न्यू लाइन और बैक स्लैश ओ दैट इज फॉर द नल कैरेक्टर। नेक्स्ट, what does the letter C stands for in CMYK color mode? CMYK की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि RGB और CMYK में क्या डिफरेंस होता है ना। आपने सुना होगा कंप्यूटर में एक तो RGB कलर होते हैं और एक CMYK कलर होते हैं। क्या डिफरेंस होता है? RGB कलर यूज किए जाते हैं किस सेंस में? जब हम सपोज करिए कुछ भी बना रहे हैं, कोई इमेजेस बना रहे हैं या कोई डिस्प्ले है, मॉनिटर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मॉनिटर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो क्या है? RGB है, डिस्प्ले या मॉनिटर। और हम CMYK का यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंटर,
यानी प्रिंटर जो प्रिंट निकालता है, जो कलर प्रिंट निकालता है ना, वो जो प्रिंट के कलर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड CMYK मोड, जिसमें C का मतलब होता है सियान, M का मतलब क्या होता है मेजेंटा, Y येलो और K का मतलब होता है ब्लैक, है ना, K मतलब क्या होता है ब्लैक। तो आंसर यहां पर क्या होगा सियान, सियान, मेजेंटा, येलो एंड की को हम लोग ब्लैक बोलते हैं, है ना, की यहां पर के की वजह से दे दिया गया, इसको क्या बोला जाता है ब्लैक। अब आप देख लीजिए हमने यहां पर लिखा भी हुआ है कि प्रिंटर यूजेस CMYK वेयर एज CMYK इंक टू प्रिंट कलर्स, है ना, तो जो वो प्रिंट आउट देता है जिसमें इंक भरी जाती है दैट इज फॉर CMYK कलर्स की बेसिस पर। समझ में आ गया दोनों कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, which of the following symbol represents the address operator in C language? C लैंग्वेज में जो एड्रेस ऑपरेटर होता है उसको किससे शो किया जाता है, डॉलर से, एस्ट्रिक से, एम्परसैंड से या कैरेट साइन से? आसान है, अगर आपने थोड़ी भी सी में प्रोग्रामिंग की हो या कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज में जो एड्रेस होता है उसे हम एम्परसैंड से शो करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा एम्परसैंड। अब यहां पर कुछ और चीजों के बारे में देख लीजिए, जैसे जो एंड का सिंबल है ना, वो रिटर्न करता है द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। एंड का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्परसैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करता है एम्परसैंड। एस्ट्रिक की बात करें, ये क्या होता है, पॉइंटर होता है, पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है, तो पॉइंटर टू अ वेरिएबल। क्वेश्चन मार्क के साथ में कॉलन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन, यानी यस या नो, फॉलो हो रहा है या फिर नहीं फॉलो हो रही कंडीशन, है ना, यस या नो के कंडीशन को कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है। और अगर बात करें कैरेट की, तो कैरेट यूज होता है बाइनरी एक्स और ऑपरेटर के लिए। तो साथ ही साथ आपको ये भी याद रखने हैं जो हमने यहां पर आपको बताए। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ज होती है। और कंप्यूटर की स्पीड को भी किसमें मेजर किया जाता है, हर्ज में। सीपीयू की स्पीड किसमें मेजर की जाती है, दैट इज इन गीगाहर्ट्ज या क्लॉक रेट में। राइट, यही होता है आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लाइनेक्स कमांड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस। लाइनेक्स का वो कौन सा कमांड है जो रनिंग प्रोसेस की लिस्ट को शो करता है, प्रॉक, एलपी, एलएस या पीएस। देखिए, लाइनेक्स कमांड की बात करें और रनिंग प्रोसेस को शो करने की बात करें तो आंसर क्या होगा, पीएस होगा, है ना, फॉर द करंट रनिंग प्रोसेसेस। तो यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा, दैट इज D1 PS इज द करेक्ट वन। अब हमने बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी यहां पर एक्सप्लेन कर दिया कि उनका क्या मतलब है। तो एलपी क्या करता है, ये प्रिंट फाइल्स करता है, फाइल को प्रिंट करने के लिए एलपी कमांड का यूज। एलएस क्या करता है, लिस्ट फाइल और डायरेक्टरीज, फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्ट करने के लिए एलएस का यूज किया जाता है। और जो प्रॉक कमांड होता है उसका यूज करते हैं सिस्टम कॉल के रिस्पेक्ट में, यानी टू ट्रेस प्रोसेस सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल को ट्रेस करने के लिए, सिस्टम कॉल के प्रोसेस को ट्रेस करने के लिए PROC कमांड का यूज करते हैं। तो ये चारों कमांड्स की यूज हमें पता चल गए कि PS कमांड करंट रनिंग प्रोसेस को डिस्प्ले करने के लिए, एलपी प्रिंट फाइल्स के लिए, एलएस लिस्ट फाइल्स और डायरेक्टरीज के लिए, और प्रॉक ट्रेस प्रोसेस सिस्टम कॉल के लिए। नेक्स्ट, a dash is a network service to resolve the human readable domain name into IP address. डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये आपको बताना है। बताइए, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कौन कन्वर्ट करता है। अब ये होता क्या है प्रोसेस, हम लोग को शायद पता है ना, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं यूआरएल में, जैसे google.com, तो हमारा जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, वो google.com नहीं समझता, वो google.com को तुरंत कन्वर्ट करता है किसमें, आईपी एड्रेस में। फिर वो कंप्यूटर को समझाता है और इसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देना, है ना, यही काम होता है किसका, डीएनएस का।
अब बाकी भी आप देख लीजिए, जो ऑप्शन में गिवन है, SNMP प्रोटोकॉल है, DHCP प्रोटोकॉल है, ICMP ये भी प्रोटोकॉल है। इन तीनों का काम क्या होता है? ये तीनों ही प्रोटोकॉल बहुत ही शानदार प्रोटोकॉल्स हैं, है ना। इनकी वर्किंग समझिएगा। SNMP जैसा नाम वैसा काम, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्क में कोई क्या मैनेज करेगा? तो नेटवर्क में डिवाइसेस होती हैं जिसको मैनेज किया जाता है। तो इसका मतलब नेटवर्क में नेटवर्किंग डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम करती है वो है SNMP। फिर से, नेटवर्किंग में नेटवर्किंग डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम करती है वो है SNMP। अब नेटवर्किंग में डिवाइसेस तो आप लोग जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। राउटर है, गेटवे है ना, हब है, फायरवॉल है, ब्रिज है, स्विच है ना। तो इन सबको मैनेज करने के लिए किसका यूज होगा? SNMP का। फिर है आपकी बहुत प्यारी सी प्रोटोकॉल DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब DHCP क्या करती है? आईपी एड्रेस को एलोकेट करती है राउटर को। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड एंड असाइन द आईपी एड्रेस। तो कभी भी ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस को असाइन करने की बात आ रही हो क्वेश्चन में, तो आंसर क्या होगा? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स एंड असाइन द आईपी एड्रेस। नेक्स्ट, ICMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जैसे पिंग का यूज हम लोग करते हैं नेटवर्क में, ये देखने के लिए कि नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर स्टैब्लिश है या नहीं, नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, या ट्रेस रूट का यूज करते हैं, है ना, कि कितने बीच में राउटर्स लगे हुए हैं उनको जरा देख लिया जाए, कहां कहां पे राउटर्स लगे हुए हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में, है ना। तो ट्रेस रूट का यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो ICMP प्रोटोकॉल है इसका यूज करते हैं, यूज्ड फॉर नेटवर्क डायग्नोस्टिक। नेटवर्क को डायग्नोज करने के लिए, नेटवर्क की कंडीशन को चेक करने के लिए, नेटवर्क की हेल्थ को चेक करने के लिए, है ना, क्या नेटवर्क हेल्दी है या अनहेल्दी है, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ICMP का। तो DNS समझ में आ गया, SNMP समझ में आ गया नेटवर्किंग डिवाइसेस को लेकर, DHCP समझ में आ गया ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन को लेकर, और ICMP भी समझ में आ गया नेटवर्क को डायग्नोज या नेटवर्क की हेल्थ को चेक करने के लिए, है ना। एक तरीके से डॉक्टर है ये ICMP। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हम जानते हैं कि ईमेल जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, वो सॉफ्टवेयर तो नहीं होते हैं, वो वेब क्लाइंट होते हैं, वो वेब मेल इंटरफेस होते हैं, है ना, क्योंकि वो वेबसाइट पर चलते हैं, वो सॉफ्टवेयर तो नहीं। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है ऐसी ईमेल क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के फॉर्म में है, उनका नाम बताया जाए। वो फाइलजिला है, वायर शार्क है, थंडरबर्ड है, या मोजिला फायरफॉक्स है? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? थंडरबर्ड, जो कि मोजिला का है ना, दैट इज द करेक्ट वन। इसमें एक बहुत फेमस नाम निकल के आता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, है ना। तो MS आउटलुक जो है वो भी आपका क्या है? ईमेल क्लाइंट है। मोजिला थंडरबर्ड भी क्या है? ईमेल क्लाइंट है। तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में ईमेल क्लाइंट गिवन हो तो आपको कितने आंसर पता होने चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, MS आउटलुक नंबर 1, मोजिला का थंडरबर्ड नंबर 2, मैक OS मेल, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मेल एप्पल का, इनक्रेडिमेल, मेल बॉक्स, और iOS मेल ये भी एप्पल का है ना। और कई बार इसलिए एप्पल मेल करके भी दिया होता है। तो एप्पल मेल अगर मिल जाए तो वो भी आपका किसका होगा? ईमेल क्लाइंट का ही एग्जाम्पल होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस इन अ फेयर एंड कॉन्सिस्टेंट मैनर? निम्न में से कौन सा संगठन पब्लिक आईपी एड्रेस को उचित और न्याय संगत तरीके से निर्धारण को देखता है? तो आईपी एड्रेस को देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलोकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन की है? IEEE,
IETF, W3C या IANA? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। तो इसका काम होता है आईपी एड्रेस को एलोकेट करना। नेक्स्ट, व्हाट डज जीपीएल मींस इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड? फ्री सॉफ्टवेयर की दुनिया में जीपीएल का मतलब क्या होता है? देखिए, जीपीएल का टर्म यूज किया जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए। वो सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, वो सॉफ्टवेयर जिनमें एडिटिंग की जा सके, वो सॉफ्टवेयर जिनको रन किया जा सके बहुत आसानी से, वो सॉफ्टवेयर जिनको स्टडी किया जा सके बहुत आसानी से। ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स या दैट इज कॉल्ड जीपीएल, जीएनयू पब्लिक लाइसेंस। क्या होगा करेक्ट आंसर? जीएनयू पब्लिक लाइसेंस। अब देख लीजिए कि ये जीएनयू पब्लिक लाइसेंस होता क्या है। फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस दैट गारंटी एंड यूजर्स दी फोर फ्रीडम, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो गारंटी करता है चार फ्रीडम्स को। जो इस्तेमाल कर रहा है उसको चार फ्रीडम देता है। कौन कौन सी? रन कर सकें सॉफ्टवेयर को, स्टडी कर सकें, शेयर कर सकें इस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, या मॉडिफाई कर पाए सॉफ्टवेयर को। तो दैट इज व्हाट वी कॉल जीएनयू पब्लिक लाइसेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर? इनमें से कौन सा नंबर आपका वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल नंबर की बेस वैल्यू क्या होती है। बताइए फटाफट, व्हाट इज द बेस वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर? बिल्कुल सही, दैट इज 16। बेस वैल्यू 16 है तो इसका मतलब रेंज होगी 0 से 15 तक। 0 से 15 में भी डिवाइड होती है 0 से 9 और ए से लेकर एफ तक। इसका मतलब 0 से 9 तक वैलिड है और ए से लेकर एफ तक वैलिड है। तो एफ के बाद अगर कोई वैल्यू होगी, है ना, या कोई अल्फाबेट होगा तो दैट इज कंसीडर्ड एज द इनवैलिड। तो देख लेते हैं, सी डी ई वैलिड है, बी सी डी ये भी वैलिड है, ई एफ जी ये इनवैलिड है क्योंकि एफ तक ही वैलिड है, और यहां पर जी भाई साहब भी आ गए, है ना, तो आंसर सी आपका रॉन्ग हो जाएगा, जबकि डी ई एफ भी आपका करेक्ट है। तो हमने लिख भी दिया है रेंज फ्रॉम 0 to 9 एंड ए टू एफ होनी चाहिए, लेकिन यहां पर जी भी मिल गए, दैट्स वाई दिस इज इनवैलिड वन। नेक्स्ट, द मॉड्यूलो ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डैश सिंबल इन सी लैंग्वेज। मॉड्यूलो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलो मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब एक तरीके से रिमाइंडर, और रिमाइंडर को सी लैंग्वेज में किससे शो किया जाता है यही पूछा जा रहा है। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइएगा? बिल्कुल सही, जब परसेंटेज करेंगे तभी तो ये आएगा, रिमाइंडर या मॉड्यूलो या मॉड्यूलस। तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहां पर डी, दैट इज परसेंटेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट मूविंग इट टू रिसाइकिल बिन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है ना। आप सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल हमारी रिसाइकिल बिन में पहुंचती है, लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं, है ना, तो वो बिल्कुल फाइल रिसाइकिल बिन में ना पहुंचकर वो कहीं भी नहीं पहुंचती, है ना, यानी वो सिस्टम से ही डिलीट हो जाती है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो आंसर क्या होगा? शिफ्ट के साथ डिलीट, है ना। बेसिकली वो फाइल जाती कहां पर है? ट्रैक्स और रिकॉर्ड्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाती है। और जब हम किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो फाइल फिर से रिकवर हो जाती है ना। यानी ऐसा नहीं होता कि वो परमानेंटली डिलीट हो गई, लेकिन हाँ फिर भी हम इसको जो टर्म देते हैं वो क्या? परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट मूविंग इट टू अ रिसाइकल बिन, दैट इज शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट, which of the following HTML tag is used to create a hyperlink in web pages? HTML में हाइपरलिंक को बनाने के लिए कौन से टैग का यूज किया जाता है? लिंक टैग, ए टैग, एल टैग या H1 टैग? तो हम लोग जानते हैं लिंक को क्रिएट करने के लिए, हाइपरलिंक बनाने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एंकर टैग।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन सा पार्ट एसेंशियल नहीं होगा? अगर हमें कोई मैसेज ट्रेवल करवाना है नेटवर्क पर तो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी? प्रोटोकॉल तो चाहिए, मीडियम, मीडियम मतलब वायर्ड मीडियम या वायरलेस मीडियम, है ना, इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, या तो केबल्स के थ्रू भेजेंगी या वायरलेस मीडियम के थ्रू भेजेंगी। मैसेज का होना भी कंपलसरी है क्योंकि भेजेंगे तो मैसेज ही, डेटा भेजेंगे, लेकिन प्रोग्राम का कोई एग्जिस्टेंस यहां पर नहीं है। सो द इनकरेक्ट आंसर इज प्रोग्राम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स इज यूज्ड फॉर यूटीपी केबल। हम लोग जानते हैं केबल होती है जिसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल हम इसको क्यों बोलते हैं? देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, है ना। जैसे कलर पूछ लिया था आपके एग्जाम में एक बार कि कलर बताइए ट्विस्टेड पेयर केबल में कौन कौन से होते हैं, है ना। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कलर्स का। तो जब हम ट्विस्टेड पेयर की बात करते हैं तो दो तरीके की आपकी केबल्स होती हैं, एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, है ना, और एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी और यूटीपी। यूटीपी केबल की जब हम बात करते हैं तो इसको ईथरनेट केबल भी कहते हैं। ईथरनेट केबल मतलब जिससे इंटरनेट आता है हमारे सिस्टम में, जो आप अपने लैपटॉप के पीछे या अपने सिस्टम के पीछे कनेक्ट करते हैं ना, दैट इज व्हाट वी कॉल ईथरनेट केबल या यूटीपी केबल। और इसमें जो कनेक्टर लगा रहता है ये हम लोग सब जानते हैं कि वो RJ45 कनेक्टर होता है। कौन सा होता है? RJ45 कनेक्टर, जिसे रजिस्टर्ड जैक कनेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, आरजी के दो कनेक्टर्स होते हैं, एक RJ11 होता है, रेडियो जॉकी नहीं, है ना, रजिस्टर्ड जैक। एक RJ11 होता है और एक RJ45। RJ11 का यूज हम लोग कहां पर करते हैं? जो लैंडलाइन फोन्स होते हैं, है ना, वहां पर आपने देखा होगा उसके पीछे भी तो एक केबल लगी रहती है, उसमें भी तो आगे एक कनेक्टर लगा रहता है। तो जो आपके लैंडलाइन फोन्स में जो कनेक्टर है ना, दैट इज RJ11। और जो ईथरनेट केबल में यानी जो यूटीपी केबल में जो कनेक्टर है दैट इज कॉल्ड RJ45। ये कई तरीके की होती है, जैसे CAT1, CAT2, CAT3, CAT4, CAT5, CAT6, जिसको कैटेगरी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, टू टाइप्स ऑफ टेबल व्यूज इन MS एक्सेस आर। MS एक्सेस जो कि एक तरीके का क्या है, डेटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट का। MS एक्सेस में दो तरीके के टेबल व्यूज होते हैं, कौन कौन से? एक तो कह रहा है डिजाइन व्यू और दूसरा होता है कौन सा? डेटा शीट व्यू। तो याद रखिएगा, दो ही व्यूज होते हैं MS एक्सेल में और दोनों डी से ही होते हैं। एक डिजाइन है और दूसरा डेटा शीट है। दोनों में क्या डिफरेंस है जरा इसको भी जान लेते हैं। देखिए, जो डेटा शीट व्यू है ये वही है जो नॉर्मल MS एक्सेल में होता है। एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को मैनेज करते हैं, यही है हमारा डेटा शीट व्यू। और जो दूसरा आपका डिजाइन व्यू है, ये वो व्यू है जिसकी मदद से हम किसी भी डेटाबेस को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। डिजाइन देखिए दिया भी हुआ है, डेटा शीट व्यू क्या है? एंटर इंफॉर्मेशन इनटू योर डेटाबेस। डेटाबेस में रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अच्छे तरीके से MS एक्सेस में डेटा को मेंटेन करके रखना, इंफॉर्मेशन को एंटर करवाना, दैट इज कॉल्ड डेटा शीट व्यू। जबकि डिजाइन व्यू क्या है? सेटअप एंड एडिट द फील्ड्स ऑफ योर डेटाबेस। जो फील्ड्स हैं उनको एडिट कर पाए प्रॉपर तरीके से, तो दैट व्यू इज व्हाट वी कॉल्ड डिजाइन व्यू। तो ये हो गए आपके बेस्ट 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप कि इनका कंप्लीट आइडिया आपको लगा होगा। इन सभी क्वेश्चंस को जो मैंने बताए हैं वो आप एक जगह पर जरूर नोट डाउन कर रहे होंगे, है ना, और उनको अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि जितना मैंने अभी आपको बताया है इन सभी लेक्चर्स में यहां से क्वेश्चन एग्जाम में फिर से बनेगा, है ना। क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने देखे, HTML के हों, चाहे C प्रोग्रामिंग के हों, या फिर लाइनेक्स बेस्ड क्वेश्चन हो, या CSS या जावास्क्रिप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, रिपीट भी होते हैं, है ना। और हमने आपको कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी बताए हैं आंसर्स में, तो वहां से भी क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो एक प्रॉपर तरीके से नोट्स को मेंटेन करते हुए आप चल रहे होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में, पहला क्वेश्चन, नेम द ओपन सोर्स
ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जो कि ओपन सोर्स कैटेगरी में यूज किया जाता है। वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। तो जितने भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आप लोग जानते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।